अब की वीडियो का ऑब्जेक्टिव है जी, बेसिकली दो चीज़ें आप लोगों से शेयर करने में जा रहा हूँ। अगर आप में से कोई लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन ऑन इनकम टैक्स रिटर्न 2020 और प्लस इसके साथ अगर आप ऑडिट पॉलिसी जो अब 2019 की आई है, तो आप मेरे साथ जो क्वेश्चन आंसर जो है इसमें सेशन कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, बाकी आप मेरे साथ अगर कोई क्वेश्चन करते हैं तो मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि उसका जवाब आपको दूँ, और अगर नहीं तो फिर बाद में फिर उस पर होमवर्क करके तो फिर आपको जवाब दिया जाए। तो अभी तो मैं कुछ मटेरियल आपसे शेयर करता हूँ जी, फिर बात करते हैं इसके ऊपर। ये ऑडिट पॉलिसी जी बेसिकली पहला मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। एग्जैक्टिव ये 6 हिस्सों में डिवाइड हुआ है। पहली बात तो ये है कि ये टैक्स ईयर 2019 की ऑडिट पॉलिसी है और एप्लीकेबल ये 2019 के 18 के ऊपर होगी। हर साल यही होता है कि जब बोर्ड पॉलिसी इसमें इसका जो टैक्स पेयर विंग इसका है जो जो सिलेक्ट करता है ऑडिट का, तो वो हर साल ऑडिट पॉलिसी जो है वो दी जाती है। 2012-13 से ऑनवर्ड जो है ये शुरू हुआ है सिलसिला, जो 214 सी और 72 भी है सेल टैक्स का, और उधर से FED का 42 बी जो है उसके मुताबिक ये सिलेक्शन जो है वो की जाती है। ओबियसली लीगल बैकिंग होगी तो तभी सिलेक्शन होगी, और अब ये एप्लीकेबल 2018 पे है। अब इसमें तीनों लॉज कवर हुए हैं, इनकम टैक्स, सेल टैक्स और FED। इसमें से कोई एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं और तीनों भी हो सकते हैं, यानी उनका ऑडिट किया जा सकता है। अब इन्होंने ओबियसली जो टैक्स पेयर ऑडिट विंग है उसने मेहनत करके एक चीज़ बनाई है, और उन्होंने इसमें चेक एंड बैलेंसेस पर्पस के लिए और ओबियसली रेवेन्यू पर्पस के लिए, और ताकि लोग मिस डिक्लेरेशन ना करें, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर उन्होंने कवर की हुई है। उसके बाद इसके अंदर जो कोशिश वो कर रहे हैं कि मज़ीद इसमें 2025 तक उनका विजन है कि इसको मज़ीद बेहतर से बेहतर किया जा सके, और उसके लिए उन्होंने सारा रोड मैप जो है ये तैयार किया हुआ है। तो ये पहला आपका था जी, जो इसके अंदर जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो आपके सामने मैंने जो एग्जैक्टिव समरी है बेसिकली उसके बारे में थोड़ी सी बात की। फिर इसके अंदर ओबियसली एक्सक्लूजन है, स्कोप है, सारी चीज़ें इसके अंदर दी जाएंगी। ये पहला पॉइंट था जी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो इसमें ज़रूर हमें हमारे साथ शेयर कर ले क्वेश्चन, ताकि वन बाय वन करके उसको लेके हम चलें। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ जी। दूसरा जो है, दूसरा पॉइंट जी आपके सामने है जो मैंने इस पे पेस्ट कर दिया है। इंट्रोडक्शन है इसके अंदर कि इसमें बेसिकली अभी आपको पता है यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम चल रही है, उसके मुताबिक जो रिटर्न फाइल होती है वो डीम टू बी ऑर्डर समझी जाती है। 2020 तक तो ऐसे ही है, अनलेस कि अब वो जो नया लॉ आया है उसमें फिर आपको कोई 6 महीने का टाइम जो है वो दिया जाएगा। उसके बाद फिर जब उस पर एक आपको ई पोर्टल पे ही आपको ऑनलाइन सिस्टम में ही एक चिट आ जाएगी कि जी आपकी डीम टू बी ऑर्डर हो गया है 120 सेक्शन में, 6 माह के बाद जो होगा, यानी अब 1 जुलाई 2020 से ऑनवर्ड जितने भी अब आपको ओबियसली रिटर्न फाइल करेंगे, इसकी तो ऑनवर्ड फाइल होगी, तो जो 21 की रिटर्न होगी वो 6 माह बाद जाके वो फिर उसका डीम टू बी ऑर्डर होगा। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अब लोगों के लोग फॉल्स डिक्लेरेशन ना करें, गलत ना कर दें, इनएकुरेट ना हो जाए, उसके लिए ये स्कीम बनाई जाती है। फिर उसके बाद ऑडिट विंग जो है ओबियसली प्लस एक तो वो पॉलिसी बनाता है, प्लस जो फील्ड फॉर्मेशन के ऑडिट है उसको भी वो कंट्रोल करता है। उसके अलावा इसके अंदर पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए और लीगल, टेक्निकल और फैक्चुअल पोजीशन को देखते हुए अब उन्होंने, पहले वो रैंडम सिलेक्शन था और पैरामेट्रिक था, अब उन्होंने उसको जो है बड़ा एक स्पेसिफिक रिस्क बेस्ड ऑडिट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसके मुताबिक ये सिलेक्शन की जाएगी। और प्लस इसके अलावा उन्होंने 10% की जो अप्रूवल उन्होंने लेनी है कि वो अदर दैन रिस्क बेस्ड जो होगा उसको भी वो सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो सब्जेक्ट टू जो ऑडिट इनके जो मेंबर हैं उनकी अप्रूवल के साथ होगा। ये दूसरा था जी। मैं आगे चलता हूँ। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है जी वो है
एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब ऑब्वियसली देखें, इसको पढ़े बगैर अगर आप मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो उसके उसके मुताबिक क्या होगा कि आपको इसका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, चेक एंड बैलेंसेस है लोगों पे, रेवेन्यू इकट्ठा करना है, फॉल्स डिक्लेरेशन को चेक करना है, उसमें टारगेट्स को अचीव करना है, कंप्लायंस ऑफ लॉज है, कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको भी वो किसी हद तक देखा जाता है इसके अंदर, और फैसिलिटेट और एजुकेशन भी है लोगों की। ये सारे पर्पजेज जो है इसके अंदर उन्होंने, और जहाँ जहाँ रिस्क एरिया उसको आइडेंटिफाई किया जाए, और अगर आप उसको क्लीन चिट मतलब पूरी इंफॉर्मेशन दे देते हैं तो उसकी क्लीन चिट भी आपको मिल सकती है। ये था जी आपका जो सेकंड एरिया था। अब मैं आगे चलता हूँ। तीसरा जी मेरे पास स्कोप है बेसिकली। देखें, 3 पॉइंट्स इसके अंदर मेन है। स्कोप बड़ा क्लियर है, इसमें इनकम टैक्स, सेल टैक्स और एफईडी शामिल है नंबर 1। और ये टैक्स ईयर 2018 की बात हो रही है। अगर तो आपका पहले जो एक तो ये बात होगी, दूसरी बात ये है कि इसके अंदर अगर आपका मतलब ईयर कवर नहीं हो रहा, यानी जुलाई टू जून के अलावा अगर आपका पीरियड कोई है तो जिसका ऑडिट नहीं हुआ तो उस पीरियड को भी इसमें सिलेक्ट किया जा सकता है। 2 और नंबर 3 ये है इसके अंदर कि अगर आपके केसेस को ऑलरेडी कमिश्नर इनर रेवेन्यू या डायरेक्टर इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन ने सिलेक्ट किया हुआ है 176 या 175 में या रेलिवेंट सेक्शंस ऑफ सेल टैक्स और एफईडी के, तो फिर आपको उसके अंदर जो होगा इसमें सिलेक्ट फिर नहीं किया जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी उसका हो रहा है। लेकिन इसका वाइस वर्सा इसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर आपका 214C में या 72B में या 42B में आपका ऑडिट हो जाता है इनकम सेल टैक्स और एफईडी का बोर्ड जो सिलेक्ट करता है, तो उसकी सिलेक्शन फिर भी इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर और प्लस इसके जो कमिश्नर है उसका भी वो ऑडिट दोबारा से कर सकते हैं। आगे चलता हूँ जी मैं। नंबर 4 पॉइंट है जी मेरे पास, इसकी मेथडोलॉजी है जी। बेसिकली ये देखने वाला है मेथडोलॉजी। इसकी सिलेक्शन अब क्या है, एक डिजायर्ड परसेंटेज है। एक्चुअली इनकम टैक्स के चूंकि लोग ज़्यादा हैं उसकी परसेंटेज जो है वो सबसे कम है। इसी तरह सेल टैक्स उससे थोड़ा कम है तो उसकी परसेंटेज उससे ज़्यादा है, और एफईडी में लोग बहुत ज़्यादा कम है तो उसकी परसेंटेज सिलेक्शन की सबसे ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं इसमें ये 0.76% है इनकम टैक्स का है। उसके अलावा फिर एंड ऑनवर्ड आप देखेंगे तो 1.67% जो है वो आपका सेल टैक्स का है, और 5.65% सिलेक्शन जो है वो की जाएगी उसमें से एफईडी में से नंबर 1। फिर मैंने जैसे बताया 10% सिलेक्शन और भी वो कर सकते हैं जो रिस्क बेस्ड एरिया नहीं है, उसके अलावा भी वो उसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये एक चेक एंड बैलेंसेस के लिए उन्होंने ऑडिट की ये टेक्नोलॉजी जो अब निकाली है बड़ी अच्छी है। अब देखते हैं कि किसी हद तक ये कामयाब होता है। नेक्स्ट चलता हूँ जी आगे मैं। ये नेक्स्ट है जी एक्सक्लूजन है। बेसिकली ऑडिट पॉलिसी से तीनों लॉज में जी इनकम टैक्स अलग है, सेल टैक्स अलग है और एफईडी का अलग अलग दिया हुआ है। तो पहला जो आपका है वो इनकम टैक्स का है, उसमें 5 केसेस उन्होंने कवर किए हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन थे और आपकी सैलरी इनकम 50% ऑफ जो है वो टैक्सेबल इनकम से ज़्यादा है, सैलरी इनकम टैक्सेबल, या लेकिन इसके अंदर डायरेक्टर नहीं है कंपनी के शामिल, और प्लस इसके अंदर अगर आप बिजनेस इनकम रखते हैं तो उनको भी ये एक्सक्लूजन नहीं है। नंबर 2, अगर आप फाइनल टैक्स रिजीम में कवर्ड है तब भी आपका केस निकल जाएगा, आपकी इनकम सिर्फ फाइनल टैक्स रिजीम में कवर्ड है। उसके अलावा अगर आपका आपकी जो डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स आपके हैं वो हैं 2018 और 19 में, अगर उसमें आप गए हैं तो उनकी सिलेक्शन भी इसमें नहीं की जाएगी। आगे मैं नेक्स्ट चलता हूँ जी। आगे पॉइंट आ रहा है जी सेल टैक्स की एक्सक्लूजन का। देखिए बात यही हो रही है कि इसमें उन्होंने 4 केसेस रखे हैं जी, अभी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ।
ये आपके सामने आ रहा है। इसमें उन्होंने कहा जी जो केसेस ऑलरेडी कमिश्नर इन रेवेन्यू या डायरेक्टर इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन ने सेलेक्ट किए हुए वो निकल जाएंगे। इसमें फेडरल प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स नहीं होंगे। इसमें उसी तरह से इनकम टैक्स की तरह एग्जैक्टली इसके अंदर भी 2018 या 19 में अगर आप एसेट डिक्लेरेशन ले चुके हैं और उसका ऑल केसेस जो सिलेक्ट हुए हैं उसमें अगर आप चले जाते हैं तो फिर वो केस भी इसमें सेलेक्ट नहीं की जाएंगे। लेकिन इसमें पीरियड उन्होंने मेंशन कर दिया है, अगर पीरियड के अंदर आपका वो जो फॉल करता है कि जुलाई टू जून के अलावा है तो उस पीरियड का ऑडिट भी किया जा सकता है। फिर आगे जी तीसरा जो एक्सक्लूजन है वो एफईडी की है, मैं वो आपसे शेयर कर देता हूँ। जी ये फेडरल एक्साइज ड्यूटी ये एग्जैक्टली जी मिलता जुलता है सेल टैक्स की तरह, एग्जैक्टली वही है, सिर्फ सेक्शन का फर्क है कि अगर इसी तरह वो आपकी ऑडिट पॉलिसी अगर आप डिक्लेरेशन 18-19 में जो पॉलिसी है उसमें गए हैं तब भी नहीं है। इसी तरह गवर्नमेंट फेडरल प्रोविंशियल लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की सिलेक्शन नहीं होगी जिनका ऑलरेडी कमीशन इन रेवेन्यू या डायरेक्टर इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन ने सिलेक्शन की हुई है या उनका ऑडिट हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो इसमें से एक्सक्लूडेड है। और प्लस इसके अंदर वो पीरियड जिसका ऑडिट नहीं हुआ उसका वो ऑडिट कर सकते हैं। प्लस इसमें फिर वही है कि जो पहले मैंने बताया कि अगर आप ऑडिट पॉलिसी में अगर आपको बोर्ड ने ऑडिट करना है तो पहले अगर वो कर रहे हैं यानी कमिश्नर इन रेवेन्यू या डायरेक्टर आई तो ये नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये कर लेते हैं तो उसके बावजूद भी आपका वो ऑडिट कर सकते हैं, तो ये इसके अंदर भी लिखा हुआ है और सेक्शन के अंदर भी है। अब मैं जी आखिरी पॉइंट की तरफ चलता हूँ। जी ये रिस्क पैरामीटर्स हैं जी, जो कि पहले शुरू में तो तमाम बताए जाते थे, लेकिन अब सेल टैक्स और एफईडी में तो उन्होंने कह दिया कि जी रेलिवेंट सेक्शन में हमने लिख दिया है कि किसी का भी जो पैरामीटर्स हैं वो हम नहीं बताएंगे। लेकिन इनकम टैक्स के अंदर एक स्पेशल चीज़ है जो ये बता रही है कि आप हाई कोर्ट की जजमेंट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक अगर आप रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करें तो वो आपको रिस्क पैरामीटर जिसकी वजह से सिलेक्ट हुआ है वो आपको बता सकते हैं। तो ये जो ऑडिट पॉलिसी थी 2019 से रिलेटेड उसके पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे साथ आप ज़रूर कर सकते हैं, आप टाइप करें, कोशिश करेंगे कि आपको जवाब दें। अगर अभी ना दे सके तो फिर बाद में इसको दे देंगे। ये बेसिकली पॉइंट्स रिलेट करते थे आपका ऑडिट पॉलिसी। अब मैं जा रहा हूँ जो नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक है वो इनकम टैक्स रिटर्न है, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो 2020 की जो रिटर्न जो है वही है। जी सबसे पहले इनकम टैक्स रिटर्न के लिए जी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो जो पॉइंट है मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रहा हूँ बेसिकली मोटी मोटी बात है। एक पहले मैं वेल्थ स्टेटमेंट से शुरू करूँगा जो जिस चीज़ों को आपने की पॉइंट जिसे हम कहते हैं उसको कंसिडर करना है। जी जनाब। अच्छा जी अब वेल्थ स्टेटमेंट से रिलेटेड पॉइंट्स ही मैं आपसे शेयर कर लूँ। इसमें 5 पॉइंट्स हैं जी। बेसिकली आपने इसको एक्चुअल कॉस्ट बेसिस पे बनाना है,
ये डबल एंट्री सिस्टम का हिस्सा है। इसमें वेल्थ रिकन्सिलिएशन भी बनानी है, वेल्थ स्टेटमेंट भी बनानी है और कैश काउंट भी बनाना है। ये तमाम जो ओपनिंग बैलेंसेज हैं और क्लोजिंग बैलेंसेज हैं उनको आपने उनके अंदर रिकन्सिलिएशन तमाम आइटम जो भी चेंज आनी है उसको इनकॉर्पोरेट करना है डबल एंट्री के थ्रू। ये तो हो गया। और एक्चुअल कॉस्ट बेस पे बनाना है और वेल्थ रिकन्सिलिएशन भी बनेगी और इसका फेयर मार्केट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। जो एक्चुअल कॉस्ट होगी उसी बेस पे आपको ये बनाना पड़ेगा। ये वेल्थ स्टेटमेंट है जी। बाकी इसमें मूवेबल है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसके अंदर आपके एग्रीकल्चरल है, शेयर्स हैं, पर्सनल, ये पर्सनल एसेट्स और पर्सनल लायबिलिटी की लिस्ट है। इसी तरह रिकन्सिलिएशन आप हर साल बनाते हैं और वेल्थ स्टेटमेंट बनाते हैं। अब मैं कुछ शेयरिंग आपसे और भी पॉइंट्स की इसके साथ कर लूँ। पर्सनल एक्सपेंसेस कोशिश करें जी रियल बेस पे बनाएं, क्योंकि अगर आप रियल बेस पे बनाएंगे तो तभी आप मुख्तलिफ सेक्शन की इम्प्लीकेशन से 111 की स्पेसिफिकली आप बच जाएंगे, क्योंकि आपने एक्चुअल कॉस्ट देनी है, रियल वैल्यूज देनी है जो कि आपकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से और मार्केट के मुताबिक वो प्रिवेल कर रहा हो, वो आपने इसमें शो करना होता है। अगर आप एक्सपेंडिचर अंडरस्टेट कर देंगे तो ज़ाहिर बात है वो फिर उसको 111 सेक्शन आपका हिट हो जाएगा और वो उसको खुद ही फिर एस्टिमेट करके तो आपकी इनकम बना के उस पर टैक्स लग जाएगा। चले आगे चलते हैं जी। फिर वेल्थ स्टेटमेंट कौन बनाएगा जी? ऑब्वियसली जिसने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी, जिस इंडिविजुअल रेजिडेंट इंडिविजुअल ने, उसने वेल्थ स्टेटमेंट भी बनानी है और सारा प्रोसेस जो है वो पूरा करें। बल्कि सिस्टम में वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो उसके बगैर रेजिडेंट इंडिविजुअल अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो फाइल नहीं कर सकता। चलें आगे चलते हैं जी। उसके बाद कब फाइल करनी है? जो इनकम टैक्स रिटर्न की डेट है वो इसी की डेट है। ये आपका वेल्थ स्टेटमेंट से है। अब इनकम टैक्स रिटर्न से पॉइंट्स हैं वो मैं कुछ आपके साथ शेयर कर लूँ। एक पॉइंट मैं आपसे जरूर शेयर करता चलूँ, इसकी पेनल्टी को जरा गौर से रखिएगा। अगर आप वेल्थ स्टेटमेंट नहीं बनाते हैं या फाइल नहीं करते हैं और अगर नहीं फाइल की तो उसकी वो पेनल्टी जो है ना 0.1% पर वीक के हिसाब से जो टैक्स पेएबल है उसका, या 1 लाख रुपए विच एवरेज जो हायर होगा, ये पेनल्टी बड़ी हैवी है जी इसकी। इसलिए वेल्थ स्टेटमेंट को ज़रा गौर से देखिएगा और अपनी आंखें, कान और दिमाग खुले रख के अब इस दफ़ा रिटर्न फाइल कीजिएगा, वो बड़ा ज़रूरी है। अब मैं इनकम टैक्स रिटर्न की तरफ आ रहा हूँ। अब उसमें जो की पॉइंट्स है आप जो नोट करने वाले हैं, 114 सेक्शन आपको बताएगा किसने रिटर्न फाइल करनी है। डेडलाइंस आपको पता है कि अभी 30 सितंबर है, फिलहाल इसके बढ़ने के चांसेस काफ़ी हैं क्योंकि रिटर्न जो है वो 26 तारीख को जो है वो अपलोड हुई है। तो ओबियसली उसके आगे 3 महीने जो है वो इसमें मजीद वो देंगे टाइम, ताकि आप रिटर्न्स को करना चाहिए उनको। अब देखते हैं कितनी डेट एक्सटेंड होती है। प्लस इसके अंदर वेल्थ स्टेटमेंट्स आ जाएगी, वेल्थ रिकन्सिलिएशन जाएगी, एनेक्सर्स आप फिल करेंगे। बिजनेस इनकम के एनेक्सर सबसे ज़्यादा है। इसमें एट्रीब्यूट्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो 5 हेड्स ऑफ इनकम कवर्ड है, जहाँ बैलेंस शीट है वो बना के दें, जहाँ पे मिनिमम टैक्स है वो कैलकुलेट करें। तो ये सारी चीज़ें आप इसको कंसिडर करें और ड्यू डेट के अंदर कोशिश करें कि इसको आप फाइल करें, क्योंकि इसकी पेनल्टी अलग है। इसमें 40,000 मिनिमम पेनल्टी है और ज़्यादा भी हो सकती है। और जो सैलरीड केस है उसको थोड़ी छूट है, स्पेसिफाइड अगर कंडीशन 182(1)(a) के अंदर जो पेनल्टी है वो उस हिसाब से वो उसको अगर लेट करता है तो वो उसको पे करेगा। तो कोशिश करें कि वक्त पे फाइल करें। फिर इसका बेनिफिट भी है आपको, एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट जो है उसमें जल्दी आपका नाम आएगा। लेट होंगे तो फिर उसका डिफॉल्ट सरचार्ज जमा करा के फिर आप, क्योंकि आप लिस्ट जो है 1 अप्रैल 2021 को 2020 की बेस पे अपडेट होगी, तो उसको अभी थोड़ा टाइम अभी अवेलेबल है। अभी 2019 की बेस पे जो है वो ATL की लिस्ट अपडेट हो रही है। प्लस इसमें यह है कि अगर आप नहीं करेंगे तब भी तो प्रोविजनल असेसमेंट है, फिर उसके बाद आपको अगर उसके बाद टाइम दिया जाएगा, फिर भी नहीं करते तो वो रिकवरी फिर आपके अगेंस्ट स्टैंड कर जाएगी और वो रिकवरी फिर डिपार्टमेंट आपसे करने चल पड़ेगा। सो ये फैक्टर से प्लस इसके अलावा आप अदर सेक्शंस को भी जेन में रखें, जिसमें कि 111 सेक्शन है, 39 सेक्शन है, 66 सेक्शन है, 90 सेक्शन है, उनको भी जेन में रखें। उनकी इम्प्लीकेशन भी इसके अंदर आएगी। बाकी मैं देख लेता हूँ कोई और पॉइंट है तो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ।
ई पोर्टल पे रिटर्न फाइल करें जी, ताकि एक तो लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और प्लस आपको एक्नॉलेजमेंट जो है वो चैलेंजेबल नहीं होगी, वो आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाएगा। इसके अलावा इनकम है जो कमाते हैं आप एनटीआर से, एफटीआर से, लॉस ऑफ इनकम या डीम्ड इनकम। फिर इसके बाद टोटल इनकम है, अब आप एग्जेम्प्ट इनकम और इसको जमा करेंगे तो आपकी टोटल इनकम आएगी। फिर आपकी टैक्सेबल इनकम है, टैक्सेबल इनकम में से आप एग्जेम्प्ट इनकम और डिडक्टेबल लॉसेस माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा। ये कुछ टर्म थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। फिर बनाते वक्त बिजनेस इनकम स्पेसिफिकली, बल्कि अब तो सैलरी के अलावा तमाम सेक्शंस पे सेक्शन 21 और 174 सेक्शन की एप्लीकेशन चेक कर लें। फिर इन्होंने 4 तरह की रिटर्न अपलोड की है। एक सैलरीड इंडिविजुअल जिसकी अदर इनकम है सिर्फ, और सैलरी इनकम है। फिर बिजनेस इनकम के साथ सैलरी जो इंडिविजुअल है वो है, एओपी और कंपनी। ये 4 इन्होंने जो रिटर्न्स हैं उसके फॉर्मेट जो है वो अपलोड किए हैं, वो आप उसको देख सकते हैं। उसके अंदर तमाम एनेक्सर्स के साथ जो जो चीज़ें हैं वो आपने फाइल करनी है। लेकिन इंडिविजुअल के लिए, रेजिडेंट के लिए वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करना लाजमी है। नॉन रेजिडेंट जो बंदा है वो विदाउट वेल्थ स्टेटमेंट के रिटर्न को फाइल कर सकता है, लेकिन वो अपनी वेल्थ स्टेटमेंट बना के रख ले, क्योंकि कमिश्नर इनर रेवेन्यू के पास ये पावर अवेलेबल है कि कल को वो आपसे नोटिस के थ्रू कि जी मुझे आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो फाइल करें। फिर आप ये नहीं कहेंगे जी मैं नॉन रेजिडेंट हूँ तो मुझे माफ़ कर दें या छोड़ दें। आपको फिर वेल्थ स्टेटमेंट जो है विद रिकन्सिलेशन के वो फर्निश करनी पड़ेगी। और आपको पता है नॉन रेजिडेंट से फिर डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने में टाइम काफ़ी लग जाता है, तो आप बना के रख लें, जैसे ही वो रिक्वायर्ड करें तो आप इजीली उसको फर्निश कर लें। बाकी इसके अंदर एनेक्सेस हैं जी, वो डिफरेंट है। इसमें रेजिडेंशियल स्टेटस है, बैलेंस शीट है, एट्रीब्यूट्स है, मिनिमम टैक्स है, वेरिफिकेशंस है और डेप्रिसिएशन है, मोनेटाइजेशन है। इसके अलावा मैं देख लेता हूँ कोई चीज़ स्किप तो नहीं हुई। अब इसमें टैक्स चार्जेबल है, टैक्स जो टैक्स क्रेडिट्स हैं, रिडक्शंस है और कंपटीशन का चार्ट बना हुआ है। अब तरीका क्या होता है कि आप अपनी पहले कंपटीशन बना लें इनकम टैक्स की, और उसको फिर क्या करें, उसको फीड करें ताकि वो आपका काम चेक करे और आप उसका काम चेक कर रहे हो, तो आपको गलती जो है उसको आइडेंटिफाई करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर अल्टीमेटली आपको ये भी देखना है कि आपका जो केस है वो सैलरीड पर्सन का है कि नॉन सैलरीड पर्सन का है। क्योंकि बात ये हो रही है कि अगर 75% से ज़्यादा आपकी सैलरी इनकम जो होगी वो टैक्सेबल इनकम का 75% से ज़्यादा होगी, बराबर या कम के केस में आप नॉन सैलरी का रेट लगाएंगे। और एओपी और कंपनी का रेट तो वैसे भी आपको पता है वो अलग से उन्होंने दिया हुआ है। तो ये आज तक के लिए इतने जी। वैसे कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर मुझसे कर लीजिएगा। अब मुझे आप इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।